Friends, this is Dr. Divanjani, and today we are going to discuss the welfare oriented definitions. First definition that we are going to discuss is the Marshall's definition. Political economy or economics is the study of mankind in ordinary business life, examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth, and on the other side, more important side, is a part of study of a man. Second definition, which was given by Professor Pigou. Professor Pigou writes that economic studies the part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring of a money. Third definition, which was given by Cannon. Cannon says that the aim of political economy is the explanation of the general cause on which the material welfare of the human being depends. So ये तीन डेफिनेशंस अगर आप देखिए तो इसमें पर्टिकुलर ये जो दो डेफिनेशंस है वो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो रही है, तो मैं आपको इस डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर ये दोनों डेफिनेशंस ऑलरेडी आ जाएगी. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स दोनों सेम चीज है. स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड यानी ह्यूमन बीइंग का स्टडी करता है इन ऑर्डिनरी दैट इज द रूटीन बिजनेस लाइफ. ठीक है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हाउ ही इज मेकिंग मनी, वो उसकी इनकम अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, वो पैसा किस तरह से अर्न कर रहा है और उसका एक्सपेंडिचर किस हिसाब से हो रहा है. दैट इज यू कैन से इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज, जिसको हम मटीरियल वेलफेयर बोलेंगे या फिर मटीरियल रिसोर्सेस हम बोलेंगे ऑफ वेलबींग, जिससे वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स अचीव कर सके. दस ऑन दी वन साइड इट्स अ स्टडी ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो वेल्थ का स्टडी तो करता ही है, लेकिन साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज का स्टडी करता है, दैट इज अ स्टडी ऑफ अ मैन. जो अर्लियर डेफिनेशन थी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसके अंदर सिर्फ वेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन जो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन मार्शल और दूसरे राइटर्स ने प्रोवाइड किए, जिसके अंदर वेल्थ एज वेल एज मैन, क्योंकि मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैन के लिए वेल्थ है, वेल्थ के लिए मैन नहीं है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैन ओवर हियर. सो मैन के लिए ये पूरी वेल्थ यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, कंज्यूम की जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. दैट इज द मेन डेफिनेशन और मेन पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन एज फार एज द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन इज कंसर्न. Moving on the next point, that is the limitation of welfare-oriented definition. First limitation is concept of ordinary business life is rather vague. Now, see, there is no clear-cut distinction can be made between as what do you mean by ordinary business of life and extraordinary business of life. दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है और ये कंप्लीटली अनक्लियर है, ये कंप्लीटली वेग है कि आप ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब कैसे निकाल रहे हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब कैसे निकाल रहे हो. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और किस तरह से ये डिफरेंसेस किया जाए इसके ऊपर भी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशंस जिन्होंने दिए ऑथर्स ने, जैसे कि मार्शल, पिगो, कैनन, इन्होंने ये स्पेसिफिकेशन नहीं रखा है कि वेल्थ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है. तो ये द कंसेप्ट इटसेल्फ इट्स अ वेग, यानी कि ये जो कंसेप्ट, ये जो असम्पशन है, ये बेसलेस असम्पशन है, इसका कोई क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है, ताकि ये इस कंसेप्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन हो सकती है. सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस रादर देन सोशल साइंस. देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन में बताई गई है कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू सोशल साइंस. नाउ सोशल साइंस रेफर्स टू अ साइंस विच डील्स विद इंडिविजुअल पर्संस हु लिव इन सोसाइटी इटसेल्फ. तो जो पर्सन सोसाइटी में रहते हैं उन्हीं के लिए ये सोशल साइंस है. ठीक है, उनका ही स्टडी इकोनॉमिक्स करता है. बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु यूज्ड टू लिव आइसोलेशन, हु यूज्ड टू लिव इन आइसोलेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल साधु संत देख लीजिए, कोई भिखारी है वो देख लीजिए, जो सोसाइटी में नहीं रहते. ठीक है, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, बट स्टिल दे आर मेकिंग अर्निंग मनी, दे आर मेकिंग मनी और उनका एक्सपेंडिचर भी होता है. तो क्या उन्हें इकोनॉमिक्स में कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बट ऑब्वियसली वो भी कवर होने चाहिए. सो इकोनॉमिक्स शुड बी ह्यूमन साइंस रादर देन दी सोशल साइंस, जो ये इसकी दूसरी बड़ी लिमिटेशन है. Third limitation that we are going to discuss is definition is classificatory rather than analytical. अब classificatory का मतलब क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन है वो एनालाइज नहीं करिए, बट सिंपली दो एक्टिविटीज को क्लासिफाई करिए. एक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज है जो मटेरियल वेलफेयर को प्रोड्यूस करती है और दूसरी एक्टिविटीज
जो मटेरियल वेलफेयर को प्रोड्यूस नहीं करती, या फिर ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करती है, और दूसरी एक्टिविटी जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सिंपली क्या बताता है कि ऐसे लोगों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर करेंगे या फिर इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे जो मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, मटेरियल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, नॉट सर्विसेज, मटेरियल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पर जो लोग मटेरियल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, जो लोग सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक्स में कोई जगह नहीं है। अगर ऐसी चीज है तो फिर जो भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, ये सारे लोग भी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो इनकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज भी बहुत अच्छी इनकम अर्न करती है, तो इनको इकोनॉमिक्स में कवर करना चाहिए। लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से ये जितने भी लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, टीचर्स है, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स इकोनॉमिक्स की रेंज से बाहर है, इकोनॉमिक्स की स्कोप से बाहर है। ठीक है, next point is criticisms of the concept of welfare. Now Robbins criticized relationship between economics and welfare. He says that there are many activities that are not good for welfare, for example production of alcohol, even though it is an activity, economic activity, and it satisfied human wants. ठीक है, तो आप देख लीजिए कि अल्कोहल है या फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, हथियार है, ये सारी चीजें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, बट दो इट डू नॉट प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का काम नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी ह्यूमन वेलफेयर को प्रोड्यूस करती है, कौन सी एक्टिविटी ह्यूमन वेलफेयर को प्रोड्यूस नहीं करती। ये डिस्टिंक्शन करने का काम इकोनॉमिक्स का नहीं है। इकोनॉमिक्स हैज टू बी रिमेन न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, यानी इकोनॉमिक्स के लिए प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बोथ आर सेम, उस दोनों के अंदर इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी अलग अलग जगह नहीं होनी चाहिए एज पर दिस डेफिनेशन। ठीक है, सो रॉबिन्स द इकोनॉमिक्स एंड कॉज ऑफ मटेरियल आर नॉट रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस एंड इट डज नॉट नीड टू रिकमेंड और एडवाइस। इकोनॉमिक्स को कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स सिर्फ क्या करेगा, पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होगा, जो चीज जैसी है उसको ऐसे एक्सप्लेन करें या फिर एक्सप्लोर करें। ठीक है, दो साइंसेस होते हैं, एक पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस पे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स का एक्सप्लोरेशन होता है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जाता है और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस में। लेकिन पॉजिटिव साइंस में सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके ऊपर कोई भी जजमेंट पास करने का काम इकोनॉमिक्स का नहीं है एज पर द डेफिनेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड। अब एक चीज जरा समझिए, जब भी हम वेलफेयर की बात करेंगे तो अलग अलग लोगों के लिए वेलफेयर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज मैं और मेरा भाई, हम दोनों, तो अगर हम दोनों को एक इटालियन पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, जो सपोज 400-500 रुपए का एक पिज़्ज़ा आता है, तो ये पिज़्ज़ा हम दोनों भाइयों को बहुत अच्छा लगता है और हम दोनों ये काफ़ी कंज्यूम करते हैं। मेरा भाई जो है फ्रीक्वेंटली ये कंज्यूम करता रहता है, उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार 2 बार ये खाता रहता है। लेकिन मैंने पिछले 6 महीने से ये पिज़्ज़ा नहीं खाया और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है फॉर एग्जांपल। लेकिन मैंने एक ओकेशन ऐसा आया जिसमें मेरे पास पैसे भी थे और मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा मुझे जहाँ पे खाना था वहाँ से मुझे पिज़्ज़ा भी मिल रहा था, और 500 रुपये भी मैंने जो वहाँ पे इकट्ठा किए थे पिज़्ज़ा परचेज करने के लिए और पिज़्ज़ा को खाने के लिए। नाउ मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ और मेरे साथ में मेरा भाई भी पिज़्ज़ा खा रहा है, तो हम दोनों सेम पिज़्ज़ा, सेम क्वालिटी, सेम स्ट्रक्चर, सेम लेवल पे, सेम जगह पे बैठ के बाजू बाजू में खा रहे हैं। लेकिन मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल वो पिज़्ज़ा खाने का अलग होगा और मेरा भाई के लिए वो सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट होगा। सो दिस सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी क्वान्टिफाई। इसको हम क्वान्टिफिकेशन नहीं कर सकते कि इस बंदे को कितना मजा आया खाने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक एक पीस का मजा कुछ अलग ही होगा कि 6 महीने बाद में अपना फेवरेट पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई के लिए क्या होगा कि वो बोलेगा यार ठीक है यार, ये तो 2 दिन में 3 दिन में रोज में खाता रहता हूँ। शायद वो अपना पूरा पिज़्ज़ा खाएगा भी नहीं और हाफ छोड़ के भी चला जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पूरा पिज़्ज़ा कंप्लीट करूंगा, एक छोटा सा पार्ट भी वहां पे बचने नहीं दूंगा। क्यों? बिकॉज मैंने 500 रुपये पे किए हैं और मुझे ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है। सो दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, माई सेटिस्फैक्शन लेवल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और मेरे भाई का सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये वेलफेयर को हम क्वांटिटेटिवली मेजर्ड नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन इज कंज्यूमर सर्वे मेथड विथ इट्स लिमिटेशन। सो सेकंड क्वेश्चन 14 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया था कि एक्सप्लेन कंज्यूमर सर्वे मेथड विथ इट्स लिमिटेशन। तो चलिए हम फोकस करते हैं कि कंज्यूमर सर्वे मेथड बेसिकली है क्या। तो देखिए, कंज्यूमर सर्वे डायरेक्ट मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, यू कैन से। ठीक है, उसमें दो तरह की मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। तो हम अभी डायरेक्ट मेथड का डिस्कशन करें, और कंज्यूमर सर्वे मेथड डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, किस लिए अप्लाई होता है? तो अप्लाई टू आइडेंटिफाई द इंटेंशन ऑफ बायर्स और यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट और यू कैन से सर्विसेज। तो जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ सर्विसेज है, उसका उनके जो यूजर्स है, उनकी फ्यूचर की डिमांड एंटिसिपेट करने के लिए, फ्यूचर की डिमांड एक्सपेक्ट करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए एक मेथड है, जिससे हमें ये पता चलता है, कंपनी को पता चलता है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहने वाली है। इट इज डन थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ईमेल, पोस्ट, या फिर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया थ्रू भी ये सारी चीजें की जाती है। और एक क्वेश्चनर फॉर्म किया जाता है, जिस क्वेश्चनर के अंदर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी यूज करते हैं उनके बारे में, वो क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या डिमांड उनकी रहने की एक्सपेक्टेशन है, प्राइस में अगर कुछ वेरिएशंस आते हैं तो वो क्या करेंगे, क्वालिटी में अगर कुछ वेरिएशंस आते हैं तो वो क्या करेंगे। इस तरह से के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि कंपनी को पता चले कि फ्यूचर में अपने उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहने वाली है। क्वेश्चनर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, लेस jargon शुड बी यूज्ड, लेस इमेजिनरी क्वेश्चंस। तो जितने कम jargons या फिर ऐसे कोई वर्ड्स आप यूज करे हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो समझ में ना आए, या फिर ऐसे कोई इमेजिनरी क्वेश्चंस अगर आप पूछते हो क्वेश्चनर्स के अंदर, या फिर हैवी वर्डिंग यूज करते हो, तो उस टाइम पे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनके लिए ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि जो भी आंसर्स अपने हिसाब से XYZ कोई भी आंसर्स देके अपना काम करते हैं, तो कंपनी का जो पर्पस है सर्वे का वो सॉल्व नहीं होता। कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड इसके अंदर आती है। तो ये जो कंज्यूमर सर्वे मेथड है, आप दो तरह से कर सकते हैं, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड एंड सैंपल सर्वे मेथड। तो इसमें पहली मेथड हम जो ऑब्जर्व करें वो है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, ऑल पोटेंशियल बायर्स आर कॉन्टेक्टेड फॉर एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर डिमांड। ठीक है, तो जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स है जो फ्यूचर में आपकी प्रोडक्ट लेने के एक्सपेक्ट आप करते हो कि ये बंदा मेरी प्रोडक्ट परचेस करने की पॉसिबिलिटीज है, ये बंदा ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरा यूज कर रहा है तो फ्यूचर में भी ये यूज करेगा। तो ऐसे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, इन कस्टमर्स को आप पर्सनली कांटेक्ट करते हो, आप उसको उनको टेलीफोन, उनको पर्सनल इंटरव्यू थ्रू, या फिर ईमेल, FB, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करते हो, और उनको जो क्वेश्चनर हमने बनाया था वो क्वेश्चनर आप फिलअप करवा सकते हो। अब तो गूगल फॉर्म थ्रू भी आप क्वेश्चनर्स प्रिपेयर कर सकते हो, और उस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन सभी पोटेंशियल कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स वो जो बताते हैं वो नोट की जाती है, और उसके बाद फाइनल फिगर डिराइव किया जाता है। जैसे कि सपोज मेरे प्रोडक्ट, मैं वलसाड सिटी में रहता हूँ, तो वलसाड के अंदर पर्टिकुलरली 3 बायर्स हैं मेरे प्रोडक्ट के, तो तीन को मैंने ये पूछ लिया कि 10, 5 एंड 5। ठीक है, तो टोटल डिमांड कितनी हुई, 20 यूनिट्स की यहाँ पे मेरी टोटल डिमांड हुई। तो इस तरह से कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड से मैं जितनी भी मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, सभी कस्टमर्स को 1 to 1 पर्सनल टच यहाँ पे मेरा रहता है, और अनबायस्ड मेथड है यहाँ पे। जजमेंट या फिर जजमेंट बेस्ड ऐसे कोई भी डिसीजंस नहीं लिए जाते, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। कुछ लिमिटेशंस भी है कि कंज्यूमर सर्वे मेथड, कंप्लीट सर्वे मेथड, एन्यूमरेशन मेथड जो है वो पर्टिकुलरली तभी एप्लीकेबल हो सकती है जब आपका डेटाबेस, कंज्यूमर डेटाबेस छोटा हो, यानी कि स्मॉल हो। लेकिन जब लार्ज डेटाबेस हो, यानी कि प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन बहुत ही ह्यूज अमाउंट में लोग करते हैं, और कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा है, उस केस में 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, अगर इतने बड़ा कस्टमर डेटाबेस हो, इस केस में कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड बिल्कुल भी आपको काम नहीं लगेगी। और बिसाइड्स दैट दिस मेथड इज मच कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, और ये एनर्जी भी बहुत कंज्यूम करती है। और जब कस्टमर्स बहुत बड़े अमाउंट में आपके प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं, उस केस के अंदर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगी। उस पर्टिकुलर केस को रिमूव करने के लिए हम सैंपल सर्वे मेथड यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज 1000 कस्टमर्स है, तो 1000 कस्टमर्स को डायरेक्टली हम इंडिविजुअल लेवल पे कांटेक्ट करने जाएंगे तो कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड से बहुत बड़ा इश्यूज हो सकता है, बहुत पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, टाइम एनर्जी बहुत सारी वेस्ट होती है उसके अंदर। तो इससे अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें से
जो बहुत बड़ा डेटाबेस है उसमें से कुछ सैंपल्स, कुछ पर्सन्स को रैंडमली हम सिलेक्ट कर देते हैं एज अ सैंपल, और उनकी डिमांड पूछी जाती है कि आप हमारे प्रोडक्ट की ये जो प्रोडक्ट है उसको कितना परचेज करेंगे, ठीक है। तो इट इज अप्लाइड व्हेन कंज्यूमर डेटाबेस इज वेरी लार्ज यू कैन से एंड रैंडमली सिलेक्ट फ्यू सैंपल्स फ्रॉम द डेटाबेस। तो मान लीजिए भाई 1000 लोग हैं, तो 1000 में से मैंने 8 या 9 लोगों को या 10 लोगों को या 100, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से मैंने किसी कोई भी 9 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, 2 है, 3 है, ये तो एक हाइपोथेटिकल फिगर्स मैंने यहाँ पे रखा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1, 11, 13, 18, 19, इस तरह से मैंने यहाँ पे अप टू 9 ऐसे अलग अलग लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए, और सबसे पूछा कि भाई आप अब फ्यूचर में अगले 6 महीने में या अगले साल में ये जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो उसकी डिमांड कितनी आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली रहने के चांसेस है। तो पहला कस्टमर जो मैंने सिलेक्ट किया वो बोल रहा है 10, सेकंड बोल रहा है 5, 5, 10, 5, 5, 10, 7, 6, तो टोटल 9 कस्टमर्स कंज्यूमर्स मिलके टोटल मेरी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो एक साल में या 6 महीने के लिए 63 है। अब मेरे टोटल कस्टमर्स कितने हैं? 100 कस्टमर्स है। 100 कस्टमर्स में से मैंने कोई भी 9 कस्टमर सिलेक्ट किए। हाँ, तो टोटल डिमांड मैंने कितनी फोरकास्ट की? यहाँ पे इनकी टोटल डिमांड 63 मैंने यहाँ पे फोरकास्ट की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 63 डिवाइड बाई 9, तो मुझे एवरेज डिमांड जो मिलेगी वो है 7 यूनिट्स की ऑन एन एवरेज डिमांड बेस्ड ऑन दिस 9 ऑब्जर्वेशन आई एम गेटिंग। सो 7 इज द ऑन एन एवरेज डिमांड, जो 9 लोग मिलके 7 डिमांड मेरी प्रोडक्ट की ऑन एन एवरेज हो रही है। तो टोटल मेरे कंज्यूमर्स कितने हैं? 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 700 यूनिट्स की डिमांड मेरी ऑन एन एवरेज होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 100 में से 9 सैंपल सिलेक्ट किए, 9 सैंपल्स की डिमांड फोरकास्टिंग की, उसको एवरेज डिमांड में कन्वर्ट किया, और मेरे टोटल जो भी यूनिवर्स है, जो भी मेरे कस्टमर डेटाबेस है, यहाँ पे 100 है तो 100 लिख देता हूँ, 1000 है तो 1000 लिखूंगा, लाख है तो लाख लिखूंगा। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली आइडिया आएगा कि भाई कितने यूनिट्स की डिमांड होने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, बायस सैंपल। अगर सैंपल में बायस लेता हूँ, बायस यानी कि जानबूझ के मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, या फिर सैंपलिंग के अंदर मैंने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जो मेरी प्रोडक्ट्स जिनको बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है, या फिर ऐसे बंदे आ गए जिनको मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या फिर उनको कुछ पर्सनल इश्यूज है मेरी प्रोडक्ट से, मेरी कंपनी से, और ऐसे लोग मेरे सिलेक्शन के अंदर आ गए, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्सेज वो प्रोवाइड करेंगे वो रिस्पॉन्सेज प्रॉपर नहीं होगा, और उन रिस्पॉन्सेज के ऊपर से अगर मैं सपोज डिमांड फोरकास्टिंग करता हूँ, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, दैट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर द कंपनीज प्रोडक्शन शेड्यूल यू कैन से। Next is answer to hypothetical questions. Many times it happens that companies used to ask hypothetical questions. Let's say for example, अगर प्रोडक्ट की प्राइस में 5% का चेंज आएगा तो आप अपनी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वालिटी में अगर हम थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, या फिर क्वांटिटी अगर थोड़ा सा हम कम कर देते हैं या फिर ज्यादा कर देते हैं, तो आप कितना प्रोडक्ट परचेज करोगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। एंड एक्चुअली ये कब होगा कि जब आप अप्लाई करते हैं तब कस्टमर्स की खुद की रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन हमें मेजर करनी होती है, बट ऐसे क्वेश्चंस हम कस्टमर्स से पूछ के उनका रिएक्शन हम जान नहीं सकते, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर कस्टमर्स अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड भी करते हैं तो उसकी वैलिडिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट इज ओनली ह्यूज फर्म्स विद लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन अडॉप्ट इट। बोथ कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड एंड सैंपल सर्वे मेथड, ये दोनों मेथड्स छोटी बड़ी कंपनी का काम नहीं है, ऐसी कंपनी का काम है जिनके पास काफ़ी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और ऐसे लोगों को हायर कर सकती है, ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है, वही कंपनीज के लिए ये काम किया। अदरवाइज इट इज नॉट यूजफुल फॉर द लोकल कंपनीज विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज यू कैन से। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट टू सर्वेयर्स ओन बिलीव्स, और उसका खुद का एटीट्यूड कैसा है। तो जो बंदा सर्वे कर रहा है उसकी खुद की बिलीफ क्या है, वो उसका काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से वो क्वेश्चनर्स को लोगों के सामने लेके जा रहा है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कौन से वे में लोगों को वो समझा रहा है और लोग किस वे में वो समझ रहे हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि एक ही सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है, लोग किस तरह से हम परसीव करते हैं उसको, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं, तो ये परसेप्शन बहुत मैटर करता है। तो अगर सर्वेयर का इंटेंशन ठीक नहीं है या फिर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो जो भी डेटा आपको मिलेगा वो डेटा प्रॉपरली नहीं होगा, इसके लिए ये बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम सब कीजिएगा, जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट सप्लाई, और ऑप्शन में है कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है, पर्टिकुलरली ये कॉस्ट आउटपुट रिलेशन है, ये तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है 14 मार्क्स में, 10 to 14 मार्क्स में। तो अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू।